मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सीए अमित कुमार। आज का हमारा टॉपिक है मनी। दिस इज द पार्ट ऑफ द सिलेबस 12th इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि मनी क्या होता है, मनी कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप्स की होती है, जिसमें हम लोग ये भी बात करेंगे कि हाई पावर्ड मनी क्या होता है, मनी के 4 टाइप्स होते हैं, M1, M2, M3, M4। इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ मनी क्या 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 फंक्शन है, क्या यूटिलिटी है, मनी नहीं था तो क्या चल रहा था, जैसे कि बार्टर सिस्टम था तो बार्टर सिस्टम में क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस थी, बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस क्या है और मनी के फंक्शंस और एडवांटेजेस क्या है। लगभग ये सारा इंटरलिंक्ड चैप्टर है और छोटा चैप्टर है, तो आगे चल के हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर के बारे में, साथ में इसमें मनी का डेफिनेशन पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको देखना है इंट्रोडक्शन टॉपिक में हमारे पास क्या गिवन है। मनी समय के साथ सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? पहले क्या हुआ करता था, जब मनी की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या था कि ओनली गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज था, ना कि किसी और फॉर्म में मनी का ट्रांसफॉर्मेशन होता। ओनली गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज। मनी जो है ये एक फाउंडेशन स्टोन माना गया आज के इकोनॉमिक वर्ल्ड का। विदाउट मनी ये पॉसिबल नहीं था, जिस तरीके से दुनिया आज के समय में ग्रो कर रही है या करती है। क्यों फाउंडेशन स्टोन है? इसको जानने के पहले हमें पहले बार्टर सिस्टम समझना है। बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें सेलर और बायर दोनों एक दूसरे के पास जाते हैं और एक कमोडिटी के बदले दूसरी कमोडिटी का एक्सचेंज करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये है इस मैकेनिज्म में कि एक कमोडिटी के बाद दूसरी कमोडिटी का एक्सचेंज करते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत ये आएगी कि दोनों के पास एक तो प्रॉब्लम आएगी कि डबल कोइंसिडेंस। जो एक के पास कमोडिटी है वो दूसरे की जरूरत हो और दूसरे के पास जो कमोडिटी है वो पहले वाले की जरूरत हो, और ये हमेशा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, एक जगह पे आप गए, मान लो मोबाइल खरीदने। मोबाइल बेचने वाले के पास मोबाइल तो है जो आपको चाहिए, लेकिन आपके पास किताबें हैं उसको देने के लिए, और मोबाइल वालों को किताबों की आवश्यकता नहीं है। अब प्रॉब्लम यह है कि आपकी कमोडिटी उसको जरूरत नहीं है, उसकी कमोडिटी की आपको जरूरत है, तो अब किस प्रकार दोनों का मिलान हो पाएगा? अगर ऐसा नहीं होता है तो एक समस्या ये पैदा होगी कि ना उसका मोबाइल बिकेगा ना आपका किताब बिकेगा। इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे कस्टमर की खोज करनी पड़ेगी जो किताब खरीदे और उसके पास मोबाइल हो आपके पास आपको देने के लिए। तो बार्टर सिस्टम जानने में क्या हुआ करता था, जानने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि बार्टर सिस्टम में प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट यानी सीसी इकोनॉमी हुआ करती थी। दैट वाज कमोडिटी टू कमोडिटी, सीसी इकोनॉमी होती थी। इसमें डायरेक्ट गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांजैक्शंस होता था, लेन देन होता था। यहां पर हमारे एग्जांपल में जैसे मैंने बुक्स और मोबाइल का एग्जांपल दिया, वैसे ही हमारे पास इस स्लाइड में एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें व्हीट और क्लोथ्स का एग्जांपल दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल, व्हेन अ फार्मर गिव्स व्हीट एंड गेट क्लोथ्स फ्रॉम द वीवर इन रिटर्न्स, इट इज नोन एज अ बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम जो है इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट चाहिए। एक के पास जो मौजूदगी है वो दूसरों की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, और दूसरे के पास जो मौजूदगी है वो पहले वाले की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो पहली, इसे आप लिमिटेशन कह लो बार्टर सिस्टम की या मैकेनिज्म कह लो, उसमें क्या था? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट था। डबल कोइंसिडेंस में क्या था कि फुलफिलमेंट ऑफ द म्यूचुअल वांट्स, बायर एंड सेलर। इसमें क्या हुआ करता था कि एक दूसरे के पास जाना था, जाके आप लोगों से मिलना था, मिलने के बाद एक दूसरे से प्रोडक्ट एक्सचेंज करना था। अब बड़ी दिक्कत क्या थी कि ऐसे लोग को ढूंढना बहुत मुश्किल काम था। इसमें समय और पैसा दोनों खर्च होता है, इसीलिए इस तरह के मैकेनिज्म को क्या कहा जाता है? इसमें क्या होता है? ह्यूज ट्रेडिंग कॉस्ट होता है। इन रियल लाइफ डबल कोइंसिडेंस को फाइंड करने के लिए, आपको वांट्स को फुलफिलमेंट करने के लिए ह्यूज ट्रेडिंग कॉस्ट पेमेंट करनी होती है, तब जाके डबल कोइंसिडेंस पॉसिबल है। तो एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी। ट्रेडिंग कॉस्ट का मतलब क्या है? तो यहां पे 2 तरह के ट्रेडिंग कॉस्ट को डिफाइन किया गया है। पहला हमारे पास है सर्च कॉस्ट। आपको सर्च करना है अपने कस्टमर्स को, और वो कस्टमर आपका सप्लायर भी होगा। तो फिजिकल कॉस्ट इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है बार्टर सिस्टम में, और ये पहला कॉस्ट है।
इसमें इसके भी दो सब पार्ट्स हैं। पहला है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और दूसरा है कॉस्ट ऑफ डिट्रॉयसेशन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि जो टाइम और मनी आप स्पेंड कर रहे हो सर्च करने में, जो टाइम और मनी स्पेंड कर रहे हो उस कस्टमर या सप्लायर को ढूंढने के लिए, वो टाइम और मनी कहीं और इस्तेमाल करते तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता। तो एक क्या है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दूसरा है कॉस्ट ऑफ डिटोरेशन। इसका मतलब यह है कि अगर आप सर्च पीरियड में वो सामान जो आपके पास मौजूद है वो डिट्रॉयट हो गया, तो खराब हो गया, तो वो डस्ट हो गया, तो उसमें भी कई बार क्या होता है, आपको अपने कस्टमर को तलाश करते करते इतना समय बीत जाएगा कि हो सकता है कि आप उस दरमियान आपका कुछ प्रोडक्ट खराब हो जाए, तो वो भी तो कॉस्ट है। तो कहीं ना कहीं सर्चिंग पीरियड में दो तरीके से कॉस्टिंग नुकसान होता है। ढूंढने के लिए उसके दो पार्ट्स मैंने बताए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और दूसरा है कॉस्ट ऑफ डिट्रॉयसेशन। दूसरा है एक सर्च कॉस्ट तो हो गया। अब हमारे पास क्या है, डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग। वो प्रोडक्ट जब तक आपके पास मौजूद है और वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, अगर इस्तेमाल होता, अगर उसकी प्रोडक्टिविटी बनी रहती तो क्या होता, उसका कुछ ना कुछ यूटिलाइजेशन बेहतर होता। वो डिसयूटिलाइज हो रहा है और किसी की नीड फुलफिलमेंट करता, कहीं ना कहीं उसमें जो पॉसिबल बेनिफिट हो सकता था वो नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है, ये भी एक तरीके के काइंड ऑफ कॉस्ट हो जाता है। तीसरा, जब तक आपका नहीं बिका तब तक आपको उस प्रोडक्ट को मेंटेन करने के लिए कई बार स्टोरेज की आवश्यकता हो सकती है, उसमें पैसा लग सकता है। तो कुल मिला के 3 तरह के कॉस्ट है। इसमें पहला मैंने बताया सर्च कॉस्ट, उसके 2 सब पार्ट्स है। दूसरा है यूटिलिटी ऑफ वेटिंग, डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग, और तीसरा जो है स्टोरेज के लिए जो लगने वाला टाइम और एफर्ट और स्पेस, ये कॉस्ट है। बार्टर सिस्टम में एक और दिक्कत आती है, दैट इज लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। जैसे यहां पे हमारे एग्जांपल में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति के पास गेहूं है, व्हीट है, और दूसरे के पास हॉर्स है, घोड़ा है। अब प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास इतना गेहूं मौजूद नहीं है जिसके बदले में घोड़ा ले पाऊं, और आधा घोड़ा तो मुझे मिलेगा नहीं। तो अब मेरा कस्टमर है जिसके पास घोड़ा है, उसको गेहूं की जरूरत है, बट मुझे प्रॉब्लम यह है कि मैं ऐसे गेहूं कैसे दे दूं, क्योंकि मैं आधा घोड़ा नहीं ले सकता। या तो उतनी बार बस गेहूं मौजूद हो, फिर तो चल जाएगा काम। तो यहां पे डिविजिबिलिटी नहीं मिलती है, तो ये भी एक ड्रॉबैक है बार्टर सिस्टम का। तो बार्टर सिस्टम में और भी कई सारी समस्याएं हैं। डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम है, उसमें सर्च कॉस्ट में टाइम लगता है। उसके अलावा आपको डबल कोइंसिडेंस ढूंढना पड़ेगा कि भाई जो आपके पास मौजूद है वो सामने वाले को मौजूद हो। उसके अलावा एक और प्रॉब्लम आती है, दैट इज मेजरमेंट की प्रॉब्लम आती है। मेजरमेंट के प्रॉब्लम में क्या होता है, जैसे कि अगर आप कोई कमोडिटी बेच रहे हैं, अब उस कमोडिटी के फॉर एग्जांपल हम बुक्स बेच रहे हैं। अब मैंने तय कर लिया कि भाई 10 पेन बराबर एक बुक है, यहां तक तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 10 पेन बराबर एक बुक है। ये हमने आपस में रेट तय कर लिया। लेकिन अब सामने वाले के पास पेन नहीं है, कुछ और है, मान लेते हैं मोबाइल है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि एक मोबाइल में कितना बुक होगा, इसको मेजरमेंट करना एक बहुत दिक्कत का काम हो जाएगा। चलो उसका भी हमने कर लिया, फिर तीसरी कमोडिटी आएगी। इस तरीके से हर कमोडिटी के साथ अलग अलग हमें मेजरमेंट ऑफ वैल्यू करना पड़ेगा। और इस मेजरमेंट ऑफ वैल्यू में क्या दिक्कत आएगी आपको कि हमेशा कभी भी कोई कॉमन यूटिलिटी नहीं है, उसमें कई बार लॉस हो सकता है, कई बार प्रॉफिट हो सकता है, कई बार मेजर करना पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि इस समस्या का समाधान तभी पॉसिबल है जब कॉमन मेजरमेंट का कोई मेथड हो। बार्टर सिस्टम में यह मेथड पॉसिबल नहीं है। और आपको बताऊं, इन्हीं सभी समस्याओं का समाधान करता है मनी। तो जो हमने लिमिटेशन देखा बार्टर सिस्टम का, लगभग वही एडवांटेज है, वही फंक्शंस है मनी का। मनी के फंक्शन जो है वो प्राइमरी दो तरीके से होते हैं, 2 तरह के फंक्शन होते हैं, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन का पहला सब पार्ट है एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो हमने देखा था डबल कोइंसिडेंस की दिक्कत थी बार्टर सिस्टम में, उस प्रॉब्लम को यहां पे ये सॉल्व क्या कर रहा है, डबल कोइंसिडेंस को हटा के अब उसकी जरूरत नहीं है, अब क्या हो जाएगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा।
दूसरा पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। मनी एक यूनिक कॉमन मेजरमेंट सिस्टम प्रोवाइड करता है, जबकि आप देखोगे जो मैंने बार्टर सिस्टम के लिमिटेशन में कहा था कि मेजरमेंट करना कॉमन यूटिलिटी प्रोवाइड नहीं था, तो मनी का मेन एक और ये फंक्शन है, दैट इज व्हाट, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। ये दोनों चीजें प्राइमरी में आती है। दो सेकेंडरी फंक्शंस भी हैं, अभी मैं समझाऊंगा। पहला है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स और दूसरा है स्टोरेज ऑफ वैल्यू। तो अब हम लोग एक एक करके सारे फंक्शंस को समझते हैं। प्राइमरी फंक्शन मैंने कहा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज द मोस्ट रिक्वायर्ड फॉर द, मतलब वो फंक्शन ही मेन पर्पस है मनी को यूज करने का। पहला मैंने आपको क्या बताया कि आपको उस प्रॉब्लम का समाधान देता है जिसमें डबल कोइंसिडेंस था, यानी इसमें क्या होता था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी जो है लेन देन का माध्यम है, वास्तव में मनी कुछ भी नहीं है। मैं कोई सर्विसेज दे रहा हूं, उसके बदले मनी लेता हूं, और जिससे कुछ प्रोडक्ट या सर्विसेज ले रहा हूं उसको मैं मनी देता हूं। तो अल्टीमेटली मनी कुछ नहीं है, कहीं मैंने सर्विस दिया और कहीं से प्रोडक्ट और सर्विस लिया। तो मनी क्या कर रहा है? दोनों के बीच में चैनल का काम कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मींस इट कैन बी यूज्ड टू मेक द पेमेंट फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सभी ट्रांजैक्शंस को इजी करने के लिए और सभी के लिए पेमेंट करने के लिए एक सिंगल तरीका देता है मनी। दिस फंक्शन हैज रिमूव्ड द मेजर डिफिकल्टी ऑफ द बार्टर सिस्टम, जो मैंने ऑलरेडी आपको कह दिया। दूसरा हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। जो दिक्कत आ रही थी कि हर बार एक एक कमोडिटी हम बेच रहे थे और उस कमोडिटी के साथ दिक्कत आ रही थी कि अलग अलग मेजरमेंट कैसे करें। जैसे मैंने कहा था कि पेन के साथ किताब का तो चलो मेजरमेंट कर लिया, फिर उसके बाद दूसरे प्रोडक्ट कमोडिटी के साथ कैसे करें, मोबाइल के साथ कैसे करें, हॉर्स के साथ कैसे करें, वीट के साथ कैसे करें। हर बार एक प्रॉब्लम आ रही थी कैलकुलेशन करने की, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू करने की। अब क्या है, इस वाले मैकेनिज्म में मेजरमेंट ऑफ वैल्यू जो है वो आसान हो गया। अब हर चीज को मेजरमेंट किसमें करना है? इन टर्म्स ऑफ मनी। आज हम लोग क्या करते हैं भाई, पेन कितने रुपए का है, बुक कितने रुपए का है, मोबाइल कितने रुपए का है, यानी ये मेजरमेंट करने का तरीका बताता है। मेजरमेंट करने का तरीका का मतलब ये हो गया कि अब ये जो मनी है वो अब हमें एक एक यूनिट्स के हिसाब से कैलकुलेट नहीं करना। अब हर चीज इन टर्म्स ऑफ मनी कैलकुलेट होगी और बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा, मोस्ट कॉमन डिनोमिनेशन हो जाएगा। मनी जो है एक ऐसा डिनोमिनेशन है जिसमें हर चीज की प्राइसिंग उसी में तय है। ये दूसरा इसका मेजर एडवांटेज है और रिलेटिव प्राइस कैलकुलेट करने में गुड्स एंड सर्विसेज में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी पेमेंट की। सेकेंडरी पेमेंट में पहला हमारे पास है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं स्थगित भुगतान। मान लेते हैं आज आपने कहीं से 1 लाख रुपए लोन लिया। अब लोन आपको किस्तों में रीपेमेंट करनी है। अब लोन को किस्तों में रीपेमेंट करोगे तो एक दिक्कत आएगी। पहला है समय के साथ ब्याज देना होगा आपको, और दूसरी दिक्कत यह आएगी कि जब समय के साथ आप बाद में पेमेंट करोगे तो हो सकता है डिमांड एंड सप्लाई की वजह से अगर मनी ना हो तो आपको यह मेजरमेंट करना डिफिकल्ट हो जाएगा कि किस तरीके से हम पेमेंट करें। जैसे कि आपने लोन लिया और आपको रीपेमेंट करना है इन टर्म्स ऑफ बुक्स। अब बुक्स आपने करंट ईयर में दिया ब्याज के रूप में, अगले साल में दिया, बट हो सकता है तीसरे साल में बुक्स की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो जाए और उसकी बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ जाए, उस केस में आपको लॉस हो जाएगा। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि डेफर्ड पेमेंट विदाउट हेल्प ऑफ द मनी बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मनी के ना स्टोर कर सकते हैं ना भविष्य के अमाउंट को मेजरमेंट कर सकते हैं। मनी हमें एक प्रॉब्लम का समाधान देता है जिसमें क्या होता है कि हम फ्यूचर के पेमेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं आज ही उसे डिस्काउंट करके। और जब ये एक फाइनेंस का टॉपिक है एक्चुअली मनी, जिसमें हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिस्कस करते हैं, और ये 12th का सिलेबस नहीं है, नॉर्मली ग्रेजुएशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मनी एक ऐसा टूल है जो भविष्य की पेमेंट को देने में मदद करता है, भविष्य की पेमेंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पॉसिबल बनाता है। बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मनी इनकरेज विद द ट्रांजैक्शन एंड हेल्प इन द कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। यानी मनी क्या है, इस तरह के ट्रांजैक्शन में मदद करता है। आज के डेट में बैंक से लोन प्रोवाइड हो जाते हैं, इसलिए मार्केट में डिमांड बढ़ती है, क्योंकि बैंक से हमें फंडिंग्स प्रोवाइड कर देते हैं, और फंडिंग में इसलिए मिल जाता है क्योंकि हम किस्तों में पेमेंट देने में सक्षम हो जाते हैं। तो डेफर्ड पेमेंट पॉसिबल नहीं था और बहुत डिफिकल्ट था अगर मनी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता।
डेफर्ड पेमेंट में बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था। मनी का जो सेकेंडरी फंक्शन का सेकेंड पार्ट है दैट इज द स्टोरेज ऑफ वैल्यू। मनी एक टूल प्रोवाइड करता है कि जिससे हम लॉन्ग टर्म तक विदाउट एनी डिफिकल्टीज हम लंबे समय तक इसको स्टोर कर सकते हैं। मनी एक स्टोर ऑफ वेल्थ करने का एक मीडियम है। किसी कमोडिटी को लॉन्ग टर्म में स्टोर करना बहुत डिफिकल्ट होगा। अगर आप बुक्स की ट्रेडिंग करते हो, ट्रांजेक्शन करते हो, सेलिंग करते हो तो इसको स्टोर करना बहुत डिफिकल्ट होगा। मनी इजीली लॉन्ग टर्म में स्टोर किया जा सकता है। आप कई बार सोच सकते हो कि मेटल्स को भी कहीं ना कहीं स्टोर किया जा सकता है, और यही रीजन रहा था, यही रीजन है जिसमें इनिशियल टाइम में जो मेटल्स के गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स हुआ करते थे, इनके ये फॉर्म ऑफ द मनी हुआ करता था। लेकिन चूंकि इनकी लिमिटेड अवेलेबिलिटी है तो समय के साथ साथ मनी के फॉर्म्स बदल दिए गए। कहने का मतलब आप बहुत लंबे समय तक बहुत बड़े अमाउंट को इन टर्म्स ऑफ द मनी स्टोर कर सकते हो। तो मनी को स्टोर करने के बड़े सारे एडवांटेजेस हैं। पहला, ये फ्रैक्शनल डिनोमिनेशन में अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि आपके पास 500 रुपए का नोट है तो वही अवेलेबल है, आपको 100 का नोट भी है, 20 का नोट भी है, उसे आप इजीली स्टोर कर सकते हो। दूसरा है इजीली पोर्टेबल है, कहीं से भी कहीं ले जाना आसान है। तीसरा है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, लगभग सब जगह ये स्वीकार कर लिया जाता है। अगर आप इंडिया में हो तो इंडियन करेंसी जो है वो ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्टेबल होती है। अगर आप फॉरेन में भी जाते हो तो भी कहीं ना कहीं कन्वर्जन फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। और मनी जो है इसे आराम से सेव कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म पीरियड। तो दैट्स व्हाई इट्स प्रोवाइड अ स्टोरेज वैल्यू। इस सेकंड पार्ट है इसका सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी के बारे में। अब हम बात करेंगे मनी का एक और एडवांटेज है, इसे ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कर सकते हो, इजीली इसकी वैल्यू को ट्रांसफर कर सकते हो। ट्रांसफरेबिलिटी पॉसिबल है। ड्यूरेबल मूवेबल कमोडिटी को ले जाना कई बार मुश्किल होता है, लेकिन मनी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पॉसिबल होता है। अगर मनी को आज मान लो कि आपको प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो फॉर लेटर पीरियड, तो आप मनी को स्टोर करके बाद में उस मनी को यूज करके बड़े आराम से प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो। यानी मनी यूज होता है कई जगहों पे, जस्ट लाइक बाइंग अ प्रॉपर्टी, दैट इज सम अनदर प्लेस दैट इज प्रोवाइड मोबिलिटी टू मशीन एंड एटसेट्रा। अब जो भी हमने डिस्कस किया कि ये सारे हमारे एडवांटेजेस हैं, ये फंक्शंस हैं, तो अगर इसके फंक्शंस को ही अगर आप दूसरे टर्म में देख लो तो यही एडवांटेज ऑफ मनी है। पहला क्या है, इट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये आराम से एक चीज को, एक कमोडिटी को लेना देना आसान बनाता है। आज मनी ही है, चाहे नेशनल मनी हो, इंटरनेशनल मनी हो, जिससे ग्लोबल वर्ल्ड की कल्पना की जा सकती है, या ग्लोबल वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन चल रहा है। अगर मनी नहीं होता तो ग्लोबलाइजेशन की कल्पना करना भी असंभव था। दूसरा एडवांटेज क्या है, ये मेजरमेंट करने का एक मेथड है, कॉमन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू करता है मनी। तीसरा है स्टोरेज इज पॉसिबल, एंड चौथा था स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, यानी कल को आपको लेट पेमेंट करना है तो आप एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ बाद में पेमेंट कर सकते हो, जबकि अगर मनी की अनुपलब्धता में, अनअवेलेबिलिटी में ये चीजें पॉसिबल शायद नहीं थी। अब हम बात करेंगे डेफिनेशंस। ये सारी चीजें हमने प्राइमरी फंक्शन पढ़ा, सेकेंडरी फंक्शन पढ़ा, अब डेफिनेशन की बात करेंगे। डेफिनेशन क्या है, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ध्यान रहे, मनी वो है जिसे जनरली एक्सेप्ट किया जाता है। अब किसी भी कमोडिटी को मनी नहीं कहने लग जाओगे। जैसे हमारे कंट्री में जो करेंसी है, जो गवर्नमेंट की करेंसी है, वो एज अ मनी एक्सेप्ट होती है। आजकल हम लोग यूपीआई से या किसी और मीडियम से हम लोग पेमेंट ट्रांसफर करते हैं, एनईएफटी, आरटीजीएस, ये भी जनरली एक्सेप्टेड मीडियम है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कंसीडर्ड लाइक अ मनी। तो मनी क्या है, एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड as a medium of exchange now, and measurement value, storage of value and the mean of the standard deferred payment। जो आपने 4 फंक्शन पढ़ा, उन्हीं चारों फंक्शन को इस डेफिनेशन में डालना है। कौन से 4 फंक्शन पढ़ा हमने, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोरेज ऑफ वैल्यू, मीन ऑफ स्टैंडर्ड एंड डेफर्ड पेमेंट, एंड एक फंक्शन था मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। तो आपको क्या डेफिनेशन बोलनी है, मनी इज एनीथिंग दैट इज generally accepted as a medium of exchange. Number 2, storage of value. Number 3, mean of standards and deferred payment, and storage of value, right? तो ये हमारा मनी का डेफिनेशन हो गया। अब मनी सप्लाई की बात करेंगे। मनी सप्लाई में 4 टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं, M1, M2, M3, M4। 4 टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं। कई बार कुछ
पोर्शन इसका सिलेबस में हायर स्टडीज में और पाया जाता है, और कई बार ये सारी चीजें इस सिलेबस में दे दी जाती है। तो मनी के सप्लाई में सबसे पहले आपको क्या देखना है, वो मनी देखना है जो बाजार में सर्कुलेशन में है। कभी भी वो मनी काउंट नहीं करना जो मनी सप्लायर्स के पास है। आपको कौन सी मनी काउंट करना है, जो हमारे पास मौजूद है, पब्लिक के पास मौजूद है। पब्लिक के पास मौजूद का मतलब क्या हो गया कि आपके पास जो करेंसी नोट्स अवेलेबल है या जो आपके बैंकों में डिपॉजिट पैसा है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए मनी है। मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं, बैंकों में डिपॉजिट पैसा है, उसमें दो तरह का पैसा होता है। एक होता है कि जब भी आप चाहो उस बैंक से निकाल सकते हो। ये क्या होता है आपका, जो जब भी चाहो बैंक से निकाल लोगे, वो कौन सा मनी होता है, वो होता है डिमांड डिपॉजिट्स। आपने ऐसा डिपॉजिट किया कि जब चाहोगे तब आपके डिमांड पे उसे विड्रॉ कर लिया जाएगा। जबकि दूसरा होता है कि नहीं, उसमें एक टर्म डिपॉजिट होता है, टाइम फिक्स होता है, जस्ट लाइक 5 ईयर है, तो 5 साल के बाद ही उसको निकाल सकते हो, उसके पहले नहीं निकाल पाओगे। तो पहले आपको M1 में अगर मैं बात करूं, जो सर्कुलेशन में है वो मनी काउंट होगी M1 में, और उसके साथ साथ M1 के साथ साथ आपको यह ध्यान रखना है कि जो अगर गवर्नमेंट मनी सप्लायर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी सप्लायर है, या फिर नॉर्मल कमर्शियल बैंक मनी सप्लायर है, तो इनके पास कोई और अगर मनी अवेलेबल है तो इसे काउंट नहीं किया जाता मनी सप्लायर। तो इट्स इंक्लूड मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली। The term public signifies the money using sector, not money supplying sector. Money using means the individual and the business firms. It does not include money creating sector. Money creating को काउंट नहीं करना है। ये एक तरह का स्टॉक कंसेप्ट है। पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था स्टॉक और फ्लो का कंसेप्ट। तो मनी अभी कितनी मौजूद है, ये एक स्टॉक है ना कि फ्लो है। तो मनी क्या है, एक स्टॉक कंसेप्ट है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम मेजरमेंट कर सकते हैं। Till 1967 to 1968, 67-68 तक RBI used only the narrow measurement of money supply. RBI क्या करती थी, डेफिनेशन, इसका नजरिया जो था वो नैरो था। उसमें क्या कंसिडर किया जाता था, ओनली M1। वैसे तो 4 मैंने आपको बताया, M1, M2, M3, M4, लेकिन पहले वो क्या करते थे, सिर्फ M1 या ओनली M कह सकते हो, इसे इस्तेमाल किया जाता था। इसे कहा जाता है ओनली ट्रांजेक्शन मनी। ये वो है जो डायरेक्टली अवेलेबल है ट्रांजैक्शन के लिए। M1 में कौन कौन सी चीजें आएंगी, करेंसी एंड क्वाइंस विद द पब्लिक। आम जनता के पास जितने करेंसी और क्वाइंस है वो M1 का पार्ट होगा, प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक्स। जो हमारे नॉर्मल बैंक्स है उनके पास जो डिमांड डिपॉजिट्स है, डिमांड डिपॉजिट का मतलब जैसे आपके सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, करंट अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, जब चाहो तब निकाल सकते हो, तो वो आपको काउंट करना है। एंड तीसरा था अदर डिपॉजिट विद RBI। ये 3 चीजों को आप जोड़ दोगे तो इसे क्या निकलता था, M1 निकलता था। दैट इज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द मनी, ये M1 था। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें टर्म डिपॉजिट काउंट नहीं हो रहा था, पोस्ट ऑफिस में कोई सेविंग था वो काउंट नहीं हो रहा था। M1 में क्या है, आपको वही चीजें लेनी है जो आपका करेंसी है, जो आपके पास मौजूद है, नोट हो या करेंसी हो। दूसरा, आपके पास डिमांड डिपॉजिट के रूप में जो बैंकों के पास डिपॉजिट है आपका पैसा, आपका मतलब नॉर्मल जनता का, इंक्लूडिंग बिजनेस फर्म्स। और तीसरा आपको क्या काउंट करना है, अदर डिपॉजिट विद द RBI। बस ये 3 चीजें ही आपको काउंट करनी है फॉर द M1। जो करेंसी मनी है इसे हम लोग फिएट मनी के नाम से भी जानते हैं, करेंसी मनी को फिएट मनी के नाम से जानते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट इसे बोलती है एक्सेप्ट करने के लिए, तो ये मस्ट एक्सेप्ट करना होता है। अगर आपको कोई मनी प्रोवाइड करता है तो आप उसे डिनाई नहीं कर सकते हो करेंसी मनी को। तो ये हमारा M1 हो गया। M1 के बाद सेकेंड पार्ट ऑफ द मनी, इट इज द M2। M2 क्या है, M1 आपको ले लेना है साथ में जो पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक, पोस्ट ऑफिस के पास अगर आपने सेविंग अकाउंट खोला हुआ है और उसमें जो डिपॉजिट है वो काउंट कर लो। यानी M1 वाली वो सारी तीनों चीजें जो करेंसी नोट्स अवेलेबल थे, प्लस जो टर्म डिपॉजिट, जो आपका डिमांड डिपॉजिट था बैंकों के पास, और तीसरा जो था M1 में अदर डिपॉजिट विद द RBI। ये तीनों को ऐड करके हमें M1 मिल रहा था। अब ये तीनों के साथ आपको ऐड क्या कर देना है, पोस्ट ऑफिस के पास जो पैसा डिपॉजिट है वो क्या बन जाएगा, M2। अब हम बात करेंगे M3 के बारे में। ऑल एलिमेंट ऑफ M1 ले लो और साथ में FD वाला पैसा जोड़ दो। FD मतलब टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट। M3 मींस M1 प्लस टर्म डिपॉजिट विद बैंक्स। पहला क्या हो गया, पहले 3 एलिमेंट्स। M2 में क्या हो गया, 3 एलिमेंट्स प्लस पोस्ट ऑफिस के पास जो सेविंग अकाउंट है। तीसरा है M3,
पहले तीनों जो M1 है, सेविंग व पोस्ट ऑफिस वाला नहीं लेना है, और क्या लेना है, जो आपका टर्म डिपॉजिट है या टाइम डिपॉजिट बैंक के साथ है वो M3 में ले लो, और M4 में सारी चीजें ले लो, कुछ भी मत छोड़ो, सारी चीजें ले लो। बट एक बात ध्यान रखो, M4 में जो NSC का डिपॉजिट है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, वो आपको काउंट किसी में भी नहीं करना है, ये आपको काउंट नहीं करना है। ये हमारे 4 तरीके के डेफिनेशन हो गए मनी के। मनी सप्लाई इस तरीके से मेजरमेंट किया जाता है। इन सारे डिस्कशन में हमने M1, M2, M3, M4 पढ़ा, लेकिन हमें एक बात अभी क्लियर नहीं हुआ कि अदर डिपॉजिट विद RBI क्या है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास फॉरेन बैंक्स के बिहाफ पर, ऑन बिहाफ ऑफ द फॉरेन बैंक्स एंड द गवर्नमेंट के जो डिपॉजिट्स होते हैं वो भी काउंट किए जाते हैं, दैट इज अदर डिपॉजिट विद द RBI एज पर द डेफिनेशन। इट इंक्लूड द डिपॉजिट हेल्ड बाय RBI ऑन बिहाफ ऑफ द फॉरेन बैंक्स and government, financial public institutions, World Bank, IMF, etc. However, does not include deposit of the Indian government and the commercial bank with the RBI. सीधी सी भाषा में ये समझ लो कि अदर डिपॉजिट विद RBI में विदेशियों का पैसा, चाहे वर्ल्ड बैंक का हो, IMF का हो, विदेशी जो फॉरेन बैंक्स हो, गवर्नमेंट हो, उनका डिपॉजिट है वो काउंट होगा। लेकिन हमारे जो कमर्शियल बैंक्स है उन्होंने अगर RBI के पास डिपॉजिट रखा है या फिर इंडियन गवर्नमेंट का पैसा अगर वहां पे रखा है तो वो काउंट अदर डिपॉजिट विद RBI में काउंट नहीं होगा। ये हमने चारों चीजें पढ़ ली और इसके सारे एलिमेंट्स पढ़ लिए। अब इसके बाद कुछ कंसेप्ट और है, जैसे कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज हाई पावर्ड मनी। तो हाई पावर्ड मनी क्या है? तो हाई पावर्ड में 2 ही बातें देखनी है। पहला, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, एंड दूसरा कैश रिजर्व विद द बैंक्स। मतलब आपके हाथ में जो कैश है उसे आप जब मर्जी जैसे मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा बैंकों के पास जो डिपॉजिट होता है ना, उतना कैश बैंक के पास नहीं है, ये आपको पता है। ये फर्दर चैप्टर्स में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कैश बैंक के पास उतना पैसा अवेलेबल नहीं होता, तो जितना कैश अवेलेबल है वो काउंट बैंक में वो काउंट कर लो। यानी कैश अवेलेबल, कैश रिजर्व विद द बैंक्स प्लस करेंसी एंड नोट्स अवेलेबल विद द पब्लिक, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हाई पावर्ड मनी। ये मनी सप्लाई के चारों डेफिनेशन से अलग डेफिनेशन है, सम टाइम इसे अलग से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। एंड लास्ट में हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है जहां पे M1, M2, M3, M4 कैलकुलेट करने को दिया जा रहा है। इस एग्जांपल में पहला पॉइंट है करेंसी विद पब्लिक 84,000 पब्लिक के पास करेंसी है। अगर हम कैलकुलेटर पे इस्तेमाल करें तो 84,000 हमारे पास हो गया, 84,000 हमारा हो गया प्लस 68,000 जो है दैट इज डिमांड डिपॉजिट विद RBI, सॉरी डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, जब मर्जी चाहो तो पैसे निकाल दो, और अदर डिपॉजिट 3612। इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा M1 आ जाएगा। इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? M1 आ जाएगा। दूसरा M2 आपको निकालना है तो ये सारी चीजें ले लो, साथ में क्या आपको ऐड कर देना है? पोस्ट ऑफिस का भी सेविंग का इस्तेमाल कर लो, 22,500। ये ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? M2 आ जाएगा। यहां पर जो हमारे पास स्लाइड है उसमें बीच में इक्विवेलेंट नहीं लगा हुआ है, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। तीसरा, अगर हमें M3 निकालना हो तो पोस्ट ऑफिस वाले को हटा दो और टाइम डिपॉजिट लगा दो, यानी पोस्ट ऑफिस 22,500 इंक्लूड मत करो, और जो टाइम डिपॉजिट है 200,555 वो इंक्लूड कर लो तो M3 आ जाएगा। और M4 के लिए सारी चीजें इंक्लूड कर लो तो आपका M4 आ जाएगा। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।